नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी और साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति BR गवई की खंडपीठ ने ये कहते हुए प्रकाश कुमार और गौतम सिंह की अलग अलग याचिकाएं ये कहते हुए खारिज कर दी कि इस प्रकृति की कई याचिकाएं केवल प्रचार के लिए दायर की जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की थी। पंजाब में आज कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब यहां कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1232 हो गई है, जिनमें से 1595 मामले सक्रिय हैं। राज्य में कोरोना के चलते अभी तक 32 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पीएम मोदी के राहत पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चरणबद्ध तरीके से इसकी घोषणा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पैकेज को जुमला बताकर केंद्र पर निशाना साध रहा है। विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि विपक्ष सरकार के अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए इसे जुमला बता रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। दुर्भाग्य है कि अच्छे कामों की भी तारीफ नहीं कर सकता। जब तारीफ नहीं कर सकता तो गाली ही देगा। तो ये गाली देने के लिए डायरेक्ट कुछ कह नहीं सकता, आरोप तो जुमला ही कह रहा है। राहत पैकेज को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस खुद ठगों का ठठेरी बाजार है, इन्हें हर अच्छी चीज गलत दिखाई देती है। देखो, कांग्रेस पार्टी खुद ठगों का ठठेरी बाजार है और जिस पार्टी में जो है वो ठगों की एक लंबी फहरिस्त हो, उनको जो है वो हर अच्छी चीज़ जो है वो गलत दिखाई पड़ेगी। वो अपमान करना चाहते हैं मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, आम लोगों का। हम उधार नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उधार नहीं दे रहे हैं। हम उनके सामाजिक आर्थिक उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने अपने पूरे के पूरे शासनकाल में उदारवाद के नाम पे घोटालावाद किया। अब वो सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लोगों को सीधे उसका फ़ायदा हो रहा है, तो इनको जो है इनका डाइजेशन गड़बड़ हो गया। अरे भैया, इस समय तो अपना डाइजेशन वगैरह ठीक रखो। इस समय जो है वो अपने स्वास्थ्य की कभी हमें जो है वो देश के साथ साथ इनके स्वास्थ्य की भी चिंता है, लेकिन खुद ही अपने से आप अपने कुल्हाड़ी लिए घूम रहे हैं और स्वास्थ्य को अपने जो है वो बिगाड़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कम से कम ऐसे संवेदनशील वक्त में, ऐसे संवेदनशील समय में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और भी हो, उसे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ इस संकट के समय में देश के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। आप आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है। इस दौरान खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड देने पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है। देखो, 3 दिन से जो है पैकेज का अनाउंस किया जा रहा, जिसमें तमाम सेक्टर्स के बारे में उन्होंने कहा कि उनको बढ़ोतरी दी जाएगी, लेकिन उसमें जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि स्टिमुलस पैकेज उसको कहते हैं जिसमें सरकार के खजाने से क्या इस समय राहत दे रहे हैं आप। कि कोरोना के समय जो भारी संकट आया है, जिसमें सारे उद्योग धंधे बंद हैं, सारा कारोबार बंद है, सारे व्यापार बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं, लोगों की नौकरी जा रही, तनख्वाहें कट रही हैं। ऐसे में आप सीधे सरकारी खजाने से क्या मदद दे रहे हैं, जो अमेरिका में दी जा रही है कि सीधे सीधे सबके खातों में तनख्वाहें पहुंच रही हैं। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के खाते में भी तनख्वाहें भेजी जा रही हैं, टैक्स राहत दी जा रही है उन सबको, बैंक लोन में जो है ब्याज की राहत दी जा रही है,
ये सारी चीज़ें जो अमेरिका वगैरह में हो रही हैं, यूरोप में हो रही, दूसरे देशों में हो रही, जापान वगैरह में हो रही हैं, उस तरह से सरकारी खजाने से क्या आप मदद जनता की, व्यापारियों की, कारोबारियों की, उद्योगों की, लघु और छोटे और मझोले उद्योगों कर रहे हैं, वो स्टिमुलस पैकेज का लोग इंतजार कर रहे हैं। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की तीसरी किस्त को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि क्षेत्र, फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए पैकेज का ब्यौरा दिया है और इस ब्यौरे पर सीपीआई नेता डी राजा ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनवाते हैं। That is what she claimed. Focus is on agriculture and allied activities. But she has completely failed to address the present crisis, because the whole package the Prime Minister announced, it was in relation to the crisis that has been caused by COVID-19. That is not being announced, and the press conferences are being used to propagate their policies for the past 6 years, which really have brought the economy to shambles. Even before COVID-19 arrived, the economy was sick and sinking. Now COVID-19 added to this. They are trying to justify their disastrous policies. तीसरी किश्त में वित्त मंत्री ने एक बार फिर से किसानों और कृषि संबंधी अन्य काम जैसे फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, मधुमक्खी पालन, पशुपालन को राहत देने का ऐलान किया है और इस पर सीपीआई नेता एमडी सलीम ने अपनी राय रखी है। कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार की कुछ जिम्मेदारियां थी और उसके साथ हमारे गरीब मजदूर, खास करके प्रवासी मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर जो दुग्ध पालन करते हैं, जो मछुआरे हैं, उनके लिए सरकार की कुछ योजनाएं निर्मला सीतारमण जी जो कर रही हैं, सरकार जो कर रही है, रोज़ाना एक टेलीविज़न सीरियल की तरह अलग अलग से घोषणाएं हो रही हैं और उसमें ज़्यादातर जो बजट में घोषणा हो चुकी है, जो ऑनगोइंग स्कीम है, उसका ही रिपीट हो रहा है। कल तक तो मैं हर एक स्कीम के बारे में कह रहा था, आज भी सरकार जो गिना रही है कि वो तमाम बजटरी जो प्रोविजंस है, लोन का जो प्रोविजंस है, वो सबको जोड़ करके उनको 20 लाख करोड़ पूरा करना है। ऐसा लगता है कि कल को एटीएम से जो आप पैसा उठाएंगे वो भी सरकार कहेगी कि 20 लाख की योजना करना है, 20 लाख करोड़ के अंदर है। ये दरअसल सरकार आज की जो प्राथमिकता है उससे नज़र को हटा रही है। जब लोग सड़क में चल रहे हैं, जब पंजाब से चलकर उत्तर प्रदेश के लिए, अपने बिहार के लिए घर के आ रहे हैं, बंगाल के लोग तरह से आने के लिए, उस वक्त उनके योजना चाहिए था कि उसको किस तरह से घर पहुँचाए, जो भूखे लोग हैं उनको किस तरह से खाना पहुँचाए, जिसके रोज़गार नहीं हुआ पिछले 2-3 महीना, उनके हाथ में किस तरह से नकदी पहुँचाए। उसके बजाय सरकार जो कर रही है, किसान हो, मजदूर हो, उसके खिलाफ एक युद्ध घोषणा कर रही है। बड़े पूंजी के मुनाफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त का ऐलान किया है। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए। देखिए, आज जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसके जो तीसरी किस्त का जो ऐलान किया गया है, उसमें जिसको कहते हैं कि एग्रीकल्चर का जो एलाइड सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, और देखिए बिहार में इसकी बहुत बड़ी संभावना है। मखाना के उत्पादन में पूरे दुनिया के अंदर बिहार जो है पहले स्थान पर है। पूरे दुनिया के मखाना के उत्पादन का और 80% बिहार के अंदर ही उसका उत्पादन होता है और उसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि माइक्रो इंटरप्राइजेज, यानी जैसे मखाना है, कतरनी चावल है, ये जो स्थानीय उत्पाद हैं, हर राज्य के कोई न कोई लोकल को उत्पाद होगा, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो बिहार के अंदर इस तरह के जो लोकल उत्पाद हैं, इनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल पाएगा, उनको एक पहचान मिल पाएगी। उसी प्रकार 500 करोड़ रुपया शहद के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए प्रावधान किया गया है। और देखिए, मधुमक्खी पालन में भी बिहार हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है और उत्पादकता में हम पहले नंबर पर हैं। हमारे एक बक्सा जो होता, बॉक्स जो होता है मधुमक्खी का, उसमें 60 केजी शहद हम पैदा करते हैं और बिहार के लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं। तो इसके लिए भी जो प्रावधान किया गया है उसका काफ़ी।
राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की घोषणाओं पर बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी जी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है, मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की जाएगी। जी की सरकार किसानों के हित में काम कर रही जाकर के आज वित्त मंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है जाकर के, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है लोकल को वोकल करना है और स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी जाकर। तो आज मुझे खुशी से बात की हो रही है कि बिहार के मखाना की ब्रांडिंग की जाएगी। मखाना उत्तर बिहार के कई जिलों में बड़े पैमाने पर उगते हैं, काफ़ी डिमांड जाकर के उसकी ब्रांडिंग करके दुनिया तक पहुंचाने का हम काम करेंगे जाकर के। और उसके अलावा बिहार को प्रकृति ने वरदान दिया है, यहाँ बड़े पैमाने पर केला खेती होती है, आम है, लीची है, टमाटर है, मशरूम है, हनी है, तो काफ़ी संभावनाएं हैं। और मैं देख रहा था कि माननीय वित्त मंत्री जी का जो मतलब अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें मैं देख रहा हूँ कि 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने शराब माफिया को लेकर के बड़ा बयान दिया है और साथ ही कार्रवाई करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को बधाई भी दी है। साथ ही सरकार में बैठे लोगों पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप उन्होंने लगाया और जेजेपी को सरकार से बाहर होने की नसीहत भी दी है। तरह से बाहर से माल ला करके या जो गोदामों में माल जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रखा हुआ था पकड़ करके जिन लोगों से, उस सारे चीज़ पे कैसे लिपापोती हो उसको बचाने के लिए सारी चीज़ों का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा था। बधाई दूंगा अनिल विज जी को कि जिन्होंने इसमें तुरंत जैसे उनको पता चला जी सर उन्होंने इस पर एक्शन लिया। मैं उम्मीद करूंगा कि और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए और जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है इस पे जब तक इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि जेजेपी पूर्ण रूप से शामिल है इसमें, इसलिए जेजेपी को सत्ता से बाहर होना चाहिए। अगर ये अपने आप बाहर नहीं होते तो इनको सत्ता से बाहर करके इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। केवल इसकी इंक्वायरी नहीं, धान घोटाले की जांच होनी चाहिए, गेहूँ में जो घोटाला हो रहा है इसकी जांच होनी चाहिए, सरसों में जो घोटाला किया गया उसकी जांच होनी चाहिए। इन सब की जब जांच होगी तो 100% एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा। बड़े रैकेट के बारे में लोगों को पता चलेगा, किस सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों ने किस तरह से प्रदेश के किसान को लूटने का काम किया और माफियाओं को प्रोटेक्शन देने का काम किया। इन माफियों से लोगों को बचाया जाए, इसके लिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल और हावड़ा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से मजदूरों और छात्रों को लेकर पहुंची नॉन स्टॉप ट्रेन राजधानी पर एक बार फिर से बंगाल की राजनीति गर्म हो गई है और दिल्ली से हावड़ा और आसनसोल पहुंचे मजदूरों ने नॉन स्टॉप ट्रेन राजधानी की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कई आरोप लगाए हैं। ट्रेन में सफर कर रहे मजदूरों और छात्रों ने रेलवे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रेन में रेलवे की लापरवाही से सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। भेड़ बकरियों की तरह छात्रों और मजदूरों को ठूस ठूस कर दिल्ली से हावड़ा ले जाया गया और सफर के दौरान एक बर्थ पर करीब 6 से 8 लोगों को बैठाया गया था और साथ ही सफर के दौरान मजदूरों के मुंह पर मास्क भी नहीं थे। सोशल डिस्टेंस नजर आ रहा था, कोई सोशल डिस्टेंस की कुछ दिख पड़ रही थी अंदर में। ट्रेन में सोशल डिस्टेंस था? हाँ, वहाँ पे तो हम लोग तो ट्रेन के अंदर वही 3 बोगी वाला सिस्टम है, पहले वाला जैसा। सोशल डिस्टेंस नहीं था। तो जिस तरह रेल प्रशासन बोलती थी कि अलग अलग बैठाया जाएगा, कोई अंदर एंड बेड और ऊपर बेड नहीं रहेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वही 3-3 वाला है, जैसे पहले था 3-3 2 8 का सीट था। एक कोच में कितने आदमी हैं? एक कोच में 8 था ना। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार क्या कुछ कह रही है, इससे सभी लोग अवगत हैं। उन्होंने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद ट्रेन की परमिशन मिली है। बीजेपी हर विषय पर राजनीति करती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में यह कहा है
कि रेलवे रोजाना 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाकर कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे दुख है कि कुछ राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारें इन ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दे रही हैं, जिससे श्रमिकों को घर से दूर कष्ट सहना पड़ रहा है। ये हर विषय पर एक राजनीतिक ये खोजते हैं। आपको पता है राज्य सरकार ने कितनी आज तक एनओसी दी है ट्रेनों की? लगभग 110 ट्रेनों की एनओसी राज्य सरकार ने दे दी है कि ट्रेन यहां आ सकती है, और लगभग 110 के लगभग विभिन्न राज्यों ने भी ट्रेन की एनओसी मांगी की अनुमति मांगी है, जो हम लोगों ने दे दिया है। ये दो राज्यों के बीच में जो ट्रेनें चलती हैं, वो ट्रेन पहुंचने के लिए अनुमति और भेजने की अनुमति दोनों राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। इसके तहत हमारी आज के दिन में लगभग 50 ट्रेनें कैसे हवा में आ गई क्या हमारे राज्य में? आज उसी के अनुपात में लगभग 60-70 हजार मजदूर क्या पैदल आ गए? ऐसे तो नहीं। पैदल तो अपने मशक्कत से जो लोग आ रहे हैं सो आ ही रहे हैं। ये तो देखिए अब कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, देश देख रहा है, जान रहा है। और मुझे लगता है कि मजदूरों को लाने की प्रक्रिया सबसे पहले इस देश में झारखंड में ही हुई। झारखंड में ही मजदूरों ने सबसे पहले प्रवेश किया है। और दुर्भाग्य ये है आज की बात और आज के समय में हमारे पास संसाधन नहीं होने के बावजूद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य में मजदूर या हमारे झारखंडी प्रवासी अपने राज्य में आए। झारखंड की देवघर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया है और आईसीआईसीआई बैंक की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। ग्राहकों से केवाईसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार कई राज्यों में ये गिरोह सक्रिय था और सूचना मिलते ही पुलिस ने जाल बिछाया और टेक्निकल सेल की सहायता से एक बड़ी सफलता हासिल की। घटना हुई थी कि आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर द्वारा ये रिपोर्ट कराया गया था कि देश भर में जो विभिन्न कस्टमर्स हैं उनको बल्क एसएमएस भेजे गए थे, जिसमें उनसे केवाईसी अपडेट करने को कहा गया था या अकाउंट बंद करने के नाम पर अपने फ्रॉडस्टर्स के मोबाइल नंबर दिए गए थे, जिनसे कॉल करके जब उनको कांटेक्ट किया कस्टमर्स ने तो उनके पैसे ड्यू कर लिए और पूरा जो अमाउंट था वो लगभग 1 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा का अमाउंट पूरा कुल मिला के हुआ था। तो इस कनेक्शन में जब विभिन्न राज्यों की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इसमें देवघर के भी कुछ क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने देवघर पुलिस को संपर्क किया, जिसमें तुरंत एक साइबर थाने में कांड इसमें दर्ज किया गया। साइबर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तो पिछले 3 दिनों में लगातार रेड करके इन्वेस्टिगेशन करके और टेक्निकल सेल की सहायता से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और सर्वप्रथम इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फर्दर उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं और साथ ही श्रमिकों पर होने वाले खर्च को लेकर उन्होंने एसडीआरएफ में प्रावधान करने की मांग की है। सीएम ने पीएम मोदी से अपील करते हुए अंतर्राज्यीय परिवहन और राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले परिवहन व्यय के भुगतान के लिए एसडीआरएफ में समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया है और इसके अलावा सीएम ने आर्थिक पैकेज पर भी प्रतिक्रिया दी है। 20 लाख करोड़ के पैकेज की जब घोषणा की तो बहुत उम्मीदें थी कि सीधा सीधा वो क्या क्या दे रहे हैं किस किस वर्ग के लिए वो तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, तो उसमें रोज़ एक एक वर्ग के बारे में 1-1 घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। तो ये मैं तो समझता हूँ ये जब धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद ही कुछ प्रतिक्रिया देना उचित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बोलो सर, अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है। सर पीयूष गोयल जी ने सर बोला है कि जो भी कांग्रेस रूल स्टेट भी हैं जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी पश्चिम बंगाल के लिए बोला है कि ये लोग अपने मजदूरों को बुलवाना नहीं चाह रहे हैं, इस तरीके की बात। देखिए 30 ट्रेन के लिए हमने आवेदन कर दिया है रेल विभाग को। अब वो जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा दे रहे हैं, लेकिन इतने वरिष्ठ मंत्री होके इतना सफ़ेद झूठ बोलेंगे ये उम्मीद मैंने पीयूष गोयल जी से नहीं किया था।
ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि देश के शीर्ष में बैठे हैं और जिम्मेदार मंत्री हैं और इस प्रकार से बयान करेंगे, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर में कोंटा नगरवासियों को दी 2,96,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है और मंत्री ने क्षेत्र का दौरा किया और प्रशासन की तरफ से की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने तालाब सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट और सड़क निर्माण समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उसी को देखने आया हूँ। 2 दिन घूम के मैं फिर रायपुर जाऊंगा। मेरे यहाँ का जनता बहुत सुरक्षित है। मेरे यहाँ जनता को बहुत प्रशासन पीने का पानी दे रहा है, सुरक्षित दे रहा है, बाहर का आदमी को पहुँचाने का काम कर रहा है। इसलिए प्रशासन को बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ। और दूसरा, हमारे नगर पंचायत में कोंटा में बहुत काम था। सीसी रोड, तालाब, मरघाट और स्ट्रीट लाइट ये बनाने का काम था। उसका थोड़ा मोड़ा दौरा के बाद नारियल फोड़ा हूँ, भीड़ भड़ाक नहीं करके, कोरोना बीमारी को दूरी रखते हुए, उसका आदेश का पालन करते हुए, नियम कानून को पालन करते हुए 5 आदमी 10 आदमी मिल के हम लोगों उसका भूमि पूजन किया है, क्योंकि गांव का विकास भी हो, गरीब लोगों को काम मिले, पेट पर खाना मिले। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नौकरी दिलाने के नाम पर भोले भाले बेरोजगार युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाला कुख्यात ठग विष्णु गुप्ता को आखिरकार जशपुर की पत्थलगांव पुलिस ने पकड़ लिया है। और दरअसल जशपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस को कई वर्षों से लूट में दर्जनों मामले उस पर चल रहे थे और वो फरार चल रहा था। कुख्यात ठग विष्णु गुप्ता की तलाश पुलिस को काफी टाइम से थी, जिसने जशपुर जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिलों के भोले भाले लोगों को नौकरी दिलाने की एवज में उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठे थे और पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया है। वर्षों पहले सन 2010 और 2011 के आसपास में थाना पत्थलगांव क्षेत्र में एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ठगी करने का आरोपी विष्णु गुप्ता नाम उभर कर सामने आया था, जिसने पत्थलगांव थाना क्षेत्र, कासावली थाना क्षेत्र, प्रतापपुर, बलरामपुर, जसपुर नगर और इसके साथ ही राज्य के कई जिलों में उसने नौकरी लगाने के नाम पर और इसी तरह के कई जालसाजी करके करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 99/11 100/11 और पत्थलगांव जीएमसी कोर्ट से स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर इसे बिलासपुर मुंगेली से गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर थाना पत्थलगांव लेकर आया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम प्रशासन द्वारा 10,000 परिवारों को प्रतिदिन निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचकर एएनपी न्यूज के संवाददाता ने जायजा लिया है। लॉकडाउन 3.0 जारी है, जहां सतत राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लिए मददगार साबित हो रही है। डोर टू डोर उन्हें राशन मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं नगर निगम का भी एक अहम रोल है, जो घर घर जाकर ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर तक राशन की सुविधा मुहैया करा रहा है। ऐसे में हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी श्री मुकेश शर्मा जी हैं। हम उनसे भी जानेंगे किस तरह और कैसे राशन की सुविधा गरीब लोगों तक मुहैया कराई जा रही है। सर, स्वागत है। कैसे राशन की जो व्यवस्था है, प्रणाली है, वो किस तरह से सुचारू रूप से प्रोवाइड की जा रही है आम जनता तक? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पूरा क्षेत्र 3 सेक्टर में बटा हुआ है और लगभग 350 कर्मचारी डे शिफ्ट में काम करते हैं और 250 कर्मचारी नाइट शिफ्ट में। इस तरह से 24 घंटे में 21 घंटे यहाँ पर काम चलता है और करीब हमने 150 व्हीकल लगा रखे हैं, जो कि डोर टू डोर सप्लाई के साथ साथ कुछ बल्क सप्लाई भी करते हैं। यहाँ पर जो सिस्टम रखा गया है जिला प्रशासन की ओर से और नगर निगम की ओर से, एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से जितनी भी कंप्लेंट हमें रिसीव होती है, उनको सुबह हम ये नगर निगम के अधिकारियों के साथ प्रत्येक जोन में रवाना करते हैं और पूरा जोन जिस अधिकारी को जहाँ जिस वार्ड में या जोन में हम भेजते हैं, उसके पास कॉल सेंटर की लिस्ट रहती है, उनके मोबाइल नंबर रहते हैं, एड्रेस रहते हैं, तो वो डोर टू डोर उनकी राशन निःशुल्क राशन वितरण की जो व्यवस्था चल रही है
उनको देके आते हैं। दूसरा जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या और अन्य भोपाल के अधिकारी हैं या कॉल सेंटर है या दिल्ली में जो कॉल सेंटर स्थापित है वहाँ से भी इस तरह की जो भी जानकारियाँ आती हैं, जिस स्तर से भी जहाँ जिन गरीब बस्तियों में ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है और इस समय लॉकडाउन लगातार चल रहा है, थर्ड लॉकडाउन चल रहा है, तो लगभग 1.5 माह से लोगों का काम धंधा बंद है। तो जो लोग दैनिक मजदूरी पर आधारित आजीविका थी, ऐसे लोगों के लिए यहाँ से निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। सर, जो ये राशन है ये राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाए या फिर नगर निगम कहीं से ऐसा औपचारिक रूप से खरीद विक्रय और खरीदी का इसमें जो आप देख रहे हैं, जो आटा है और चावल, ये फूड कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें प्रदान किया जा रहा है। और दाल, तेल, नमक, शक्कर और हल्दी मिर्ची ये जो है नगर निगम खुद खरीद रहा है मार्केट से, और ये इस तरह से संयुक्त व्यवस्था चल रही है जिला प्रशासन और नगर निगम की। आप बात करें सर, तो अभी तक कितने लोगों को ऐसी सहायता प्रदत्त कर दी गई होगी और अभी क्या लगभग क्या अनुमानित है कि अभी कितने लोगों को प्रदत्त करनी पड़ेगी? अभी तक हम लगभग 7 लाख से अधिक जो है ये राशन के पैकेट वितरित कर चुके हैं और करीब 14 लाख जो है फूड पैकेट वितरित कर चुके हैं, और ये अभी 50 दिन के करीब हुए हैं। और जैसी कि संभावना है इंदौर में लगभग 30 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहने की संभावना है, तो उस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ये 30 मई तक व्यवस्था जारी रहेगी, और उसके बाद जैसी भी स्थिति बनेगी जिला प्रशासन से, शासन से जो भी निर्देश होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन जैसे जारी है और नगर निगम के कई कर्मचारी सतत दिन रात लोगों को राशन पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, तो यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, तो क्या ये नगर निगम के ही हैं या फिर इन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया गया है? और ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। यहाँ पर जो पैकिंग का काम करने वाले लोग हैं वो सभी एक निजी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लगे 550 मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्हें 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी भी दी जा रही है। दूसरा, इनको राशन पैकेट भी देते हैं, तो ये एक अच्छा मतलब इनको एक साधन मिल गया कि जो मजदूरी कहीं नहीं मिल रही थी यहाँ मजदूरी करने को भी मिल रही है। और दूसरा, करीब 250 अधिकारी कर्मचारी नगर निगम के इस व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, और कुछ जो हमारे जो व्हीकल्स हैं वो भी प्राइवेट लगे हुए हैं, तो 150 ड्राइवर उसमें है। इस तरह से इस पूरी व्यवस्था में लगभग 1000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो लॉकडाउन जैसे जारी है, कई लोगों का रोजगार छीन चुका है और वो बेरोजगार हैं। ऐसे में नगर निगम कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रही है, लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक उनके घर राशन पहुंचा रही है। कई कर्मचारियों पर यहाँ पर रोजगार भी दिया गया है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी और कुछ पैसों का उनका जुगाड़ है। कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी, ANB न्यूज़, इंदौर, मध्य प्रदेश। देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो हैं प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूर या तो अपने गृह राज्य नहीं पहुंच पाते, अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनको वहां पर भी सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया है फतेहगढ़ साहिब में। यहाँ भी एक परिवार को उसके परिवार समेत एक मजदूर, प्रवासी मजदूर जब अपने घर पर पहुंचा तो उसको अपने परिवार समेत किराए के मकान से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जब इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई तो उन्होंने हर संभव पीड़ित परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया है। मैं जी आंध्रा तो आया, ਇੱਥੇ मैं कोकी वीर ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ? ਸੈਂਪਲ ਤਾਂ ਲਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੇਟਾ ਫੁੱਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ
ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਟਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ कार्रवाई कर दी जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਵਾਈ? ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੋ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬੁਨ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 70% ਐਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के समय में लगातार वृद्धि के कारण परेशान श्रमिकों की ओर से गांव लौटने की मांग को देखते हुए वापी से जौनपुर के लिए विशेष ट्रेन चलाई गई। गुजरात के वापी शहर से यूपी के जौनपुर पहुंची ट्रेन में एक गर्भवती महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। ट्रेन में डिलीवरी की सूचना मिलते ही जिला महिला अस्पताल के CMS ने डॉक्टर्स को स्टेशन भेजकर महिला का प्राथमिक उपचार करवाया और उसके बाद एम्बुलेंस से जिला महिला अस्पताल में उसे लाया गया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों ही भर्ती करवा दिए गए हैं और अस्पताल में महिला डॉक्टर ने महिला और बच्ची की पूरी तरह से स्वस्थ होने की पुष्टि की है और साथ ही भर्ती कर कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल भी भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी। कहाँ जा रहे थे, कहाँ पे ये गाजीपुर के निवासी हैं ये लोग। मरीज का नाम जो फरजाना है और पति का नाम जुनैद है। ये लोग वापी से जौनपुर के लिए आ रहे थे और इलाहाबाद में रास्ते में अचानक इनको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वहीं डिलीवरी हुई क्योंकि लास्ट स्टॉपेज जौनपुर था। तो यहाँ पे इनका सारा काम हुआ। डिलीवरी होने के बाद सब कुछ यहाँ पे मरीज का देखभाल हुआ। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। डॉक्टर साहब ने सब जो कुछ उनका इलाज था सब कुछ हो गया है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी देखा हमारे यहाँ के मरीज और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित गोदरी चौकी के अंतर्गत जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के एक जवान के घायल होने की सूचना है और एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोदरी और अन्य 3 पुलिस चौकियों के जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी नक्सलियों से आमना सामना हो गया, जिसमें दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। आज हमारे यहाँ गोदरी चौकी से और अन्य 3 चौकियों से जो प्रोग्राम निकला था सर्चिंग के लिए नक्सल क्षेत्र में, तो जंगल क्षेत्र में सर्चिंग करने के दौरान नक्सलियों के एक ग्रुप से आमना सामना हुआ और गोदरी पार्टी जो हमारा था उसके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। वहाँ से नक्सलियों के दलम ने गोलियाँ चलाई। ऐसा अभी हम लोग भी मौके पर गए थे और हमारी जो बाकी टीम थी वो भी लगातार वहाँ पर सर्चिंग कर रही थी। हमारे एक साथी को गोली लगने की सूचना में प्राप्त हुई थी, इस कारण से और भी हम लोगों ने 4 पार्टियां और जंगल क्षेत्र में डाली हैं। जो साथी है जिसको गोली लगी है वो अभी सुरक्षित है
और उनको अस्पताल में किस जगह पे गोली लगी उनके मैंने अभी सामने से तो देखा नहीं, पर तब तक वो उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था, पर गर्दन में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि गोली लगी है। कोरोना संकट के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक बच्चा 15 दिन तक संक्रमित मां के साथ रहा, लेकिन उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट जांच जो है वो नेगेटिव ही आ रही है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में सिविल अस्पताल के डॉक्टर ये देखकर हैरान हैं, बच्चा पिछले 15 दिनों से आइसोलेशन वार्ड में अपने मां बाप और अन्य संक्रमित लोगों के साथ रह रहा है। इस दौरान प्रशासन की ओर से बच्चे के 2 बार टेस्ट किए गए, लेकिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई। बड़ी हैरानी की गल है, सब साडे लई बड़ी खुशी की गल है, कोई इन्ने दिन विच रहण दे बावजूद भी नेगेटिव रहा। सर वैसे ये प्रोविजन कोई ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। पंजाब के गुरदासपुर में 122 कोरोना पीड़ितों में से 116 ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। इन सभी की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब गुरदासपुर में सिर्फ 6 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है, वहीं एक कोरोना पीड़ित की पहले ही मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरदासपुर जिले में कुल 123 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी थी। इसकी पुष्टि गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर ने की है और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो मरीज घर पर गए हैं, इनको 7 दिन घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। सो जिला गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ 123 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 122 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। 122 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 44 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਣੇ 21 ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ 65 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 51 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ICMR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ 116 ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ 1 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ पहले शुरू तो एडमिट है अपने। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा और लाडवा विधायक मेवा सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में भी सरकार सहायता की बजाय लोगों की जेब से पैसे निकाल रही है, जो सरासर गलत है। सरकार की ओर से धान न लगाने पर सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि पानी बचाने के बहाने लिया ये फैसला सरासर किसानों से भद्दा मजाक है, क्योंकि यहाँ उद्योग के नाम पर चावल उद्योग है। यदि धान ही नहीं लगेगा तो शैलर बंद हो जाएंगे। और अशोक अरोड़ा बोले कि बस और रेल सेवा की जरूरत नहीं है। हरियाणा के जींद में एक बार फिर से हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। दरअसल जींद में 2 महीने बाद बाजार खुले हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम 2 महीने बाद अपनी दुकानें उन्होंने खोली हैं और जो उनके प्रशासन ने जो उन्हें बोला है और जो भी ग्राहक वहां पर आता है, पहले उसके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है और मुंह पर मास्क लगाना भी अनिवार्य है। वहीं दुकानों पर ग्राहकों का आना भी शुरू हो गया है और उन्होंने बताया कि वहां पर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने बाजार का जायजा लिया और दुकानदारों से बातचीत भी की। जींद के हालात एक बार फिर सामान्य हुए हैं। हम जींद के मेन बाजार में मौजूद, आप देख सकते हैं इस बाजार में जो है सभी दुकानें खोल दी गई हैं। हालांकि कोरोना वायरस के चलते पूरा भारत लॉकडाउन किया गया था और पूरा जो है भारत बंद कर दिया गया था और आज करीबन 2 महीने के बाद जो है बाजार की जो रौनक है वो लौट आई है। आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, ये बाजार में जो है अपने काम से आई हुए हैं, कपड़े खरीदने के लिए आई हुए हैं। कोई हम यहाँ पे दुकान को आपको दिखाएंगे, ये कपड़े की दुकान है, तो यहाँ पे जो ये दुकानदार हैं इनसे भी बात करेंगे। हालांकि कस्टमर यहाँ पे बिल्कुल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कपड़ा खरीद रहे हैं। करीबन 2 महीने बाद जो है बाज़ारों में ये रौनक दोबारा से लौट के आई है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद, उनसे बात करते हैं। जो कपड़े खरीदने के लिए आए हैं लोग यहाँ पे,
तो किस तरह से ध्यान रखा गया? जी उनको हैंड वॉश करवाया जाता है, ये मतलब ये डाला जाता है और दूरी बनाई जाती है उनकी। हाँ जी बिल्कुल। जो ग्राहक थे यहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए आए हुए थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम 2 महीने बाद जो है बाज़ारों में आए हैं और आज बाज़ार में पूरी रौनक जो है बाज़ार की लौटी है। हालांकि दुकानदारों को साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो कस्टमर आता है उसके हम जो अंदर आते ही हाथ जो है सैनिटाइज करवाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी लोग पालना करते हैं, उनसे जो है दुकानदार के ज़रिए कहा भी जाता है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। पंजाब सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मानसा प्रशासन की तरफ से जिले में अलग अलग स्थानों पर फंसे प्रवासी लोगों को उनके घर वापस भेजने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। वहीं SDM सरबजीत कौर ने बताया कि 171 लोगों को मेडिकल चेकअप करवाने के बाद खाने पीने के लिए रिफ्रेशमेंट देकर रवाना किया गया और अपने घर वापस जा रहे प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन की तरफ से उनको घर पहुँचाने के लिए किए गए प्रबंधों को लेकर के पंजाब सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। आज हम लोगों को यहाँ व्यवस्था किया गया मानसा ज़िले से। यहाँ की सरकार हमें पानी दे रही, बिस्किट दे रही, बहुत अच्छा लगा। जो हम अब सरकार के ही खर्चे से हम जा रहे हैं, हमें कोई 1 रुपया भी नहीं खर्चा किए अपने जेब से। ऐसी ही व्यवस्था सब जगह की है। हम सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना अच्छा व्यवस्था हम लोग के लिए। हम लोग के लिए पैसे भी नहीं लगा घर जाने के लिए, हम लोग आराम से घर जाना चाहते हैं। आज व्यवस्था सारा कुछ हुआ, हम लोग के खाना पानी बिस्कुट साथ में सारा कुछ दिया गया। हम लोग के आराम से घर जा रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ਲਿਸਟ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਉਹ 171 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ UP ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 71 ਹੈਗੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੰਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਈਵਨ ਕਿ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ। हरियाणा के झज्जर में वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला आयुष विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए विभाग ने दवाइयों की एक किट तैयार की है। इस किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाइयों के साथ साथ एक ऑयल भी रखा गया है, जिसे आमजन को प्रतिरोज इस्तेमाल करना है। यदि आमजन आयुष विभाग के दिशा निर्देश पर इस किट में रखी दवाइयों का उपयोग प्रतिरोज करता है तो उसकी हर हाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और ये दवा जिला आयुष विभाग के अधिकारी दलबीर राठी ने इस बात की जानकारी दी है। उसकी एडवाइजरी के अनुसार हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष डिपार्टमेंट ने हमारे को जो है ना ये संसमणि बटी, गिलोय घनबटी और अगस्ता हरित की और जो है ना अणु तेल ये उपलब्ध करवाए थे, जिसमें से हमने लगभग डिपार्टमेंटों को ये इशू कर दिए हैं। अब संसमणि बटी हमारे पास उपलब्ध हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सर, आम जनता की बात की जाए तो आम जनता तक ये कैसे पहुंच सकती है, कैसे आम जनता इसका प्रयोग कर सकती है? आम जनता के लिए हमारे डॉक्टरों की टीम लगाई हुई है हमने, और वो जो है ना फिलहाल तो ये चरणबद्ध तरीके से जो है किया गया है। पहले तो जो भी कोविड-19 में योद्धा हमारे कार्य कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी, पंचायती राज, सिविल सर्जन विभाग, आयुष विभाग और जितने भी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर कार्य में लगे हुए थे, उन सबको हमने लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बाकी अब आगे की जो प्लान हमारे पास आई हुई है, इवन दिन तक आंगनवाड़ी वर्कर्स को 2205 किट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। आशा वर्कर, ANM वगैरह सभी को हमने इशू कर दिए हैं। और अब जो है ना हमारा जो नेक्स्ट प्लान है कि भाई वर्ग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर हैं उन सभी को हम ये उपलब्ध करवाएंगे।
उसके लिए हमारे पास में 30 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज का स्टाफ भी है, जो कि गांव में जहाँ इनकी ड्यूटी लगी हुई है फिलहाल, वहाँ अपने जिस गांव में ड्यूटी लगी हुई है उस गांव में वृद्ध लोगों को ये पहले वितरित की जा रही है। हरियाणा के झज्जर से बसें चलाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब हरियाणा सरकार ने बीते दिनों प्रदेश के कुछ डिपो की रोडवेज बसें चलाने की घोषणा की तो उस समय झज्जर जिला वासियों को भी उम्मीद बंधी कि शायद सरकार की इस घोषणा में झज्जर का नाम भी शामिल होगा। इसी के चलते कुछ यात्री शुक्रवार को झज्जर बस स्टैंड भी पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। एक व्यक्ति ने बताया कि लॉकडाउन के चलते वो यहाँ पर एक रिश्तेदार उनके घर पर काफ़ी दिनों से रह रहा है और झज्जर बस स्टैंड पहुंचे एक यात्री ने बताया कि पंचकूला में उसकी बेटी लॉकडाउन के चलते वहां पर फंसी हुई है। जी अभी तक गवर्नमेंट के झज्जर जिले में कोई आदेश नहीं आए। जैसे ही आदेश आएंगे सभी कर्मचारी तैयार हैं गाड़ी चलाने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे भी प्रवासी मजदूरों को छोड़ने के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं। यूपी में डेली गाड़ियाँ यूपी में जाती हैं, कहीं सहारनपुर, बरेली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, शामली छोड़ के आई है। जैसे ग्वालियर एमपी में छोड़ गई हैं, ग्वालियर तक। तो कई यात्रियों को भी आज देखा गया है कि बस स्टैंड पर वो आए हैं, पूछताछ कर रही हैं, तो उनको क्या कुछ कहा जा रहा है? अच्छा जी, उनको तो यही कहा जाए जैसे ही सरकार के हमारे पास में अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। 10 जिलों में आदेश आए हैं, उन्होंने गाड़ी उन जिलों से पंचकुला के लिए चलाई गई है। ये मैंने हरियाणा न्यूज़ पे देखा था जी, हरियाणा रोडवेज की बस चली हुई है 10 डिपो की, तो यहाँ पता चला तो यहाँ पर कोई बसें नहीं चली। मैंने अपनी लड़की के पास जाना था पंचकुला, मेरी लड़की पढ़ती है पंचकुला। तो यहाँ आप अधिकारियों से, रोडवेज कर्मचारियों से बात पूछा मैंने, अधिकारियों से यहाँ बसें कोई नहीं चली अभी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को सहायता और राशन उपलब्ध करवाने के लिए शासन प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। इसके बावजूद कई जगह मजदूर भूखे सोने को मजबूर हैं, क्योंकि न तो उन्हें उनके घर जाने दिया जा रहा है और न ही उन्हें सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। आखिर में मजदूरों ने हरियाणा के बड़े अधिकारियों को हाई कोर्ट का लीगल नोटिस भेजकर खाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मदद नहीं की गई तो इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मजदूरों ने चीफ सेक्रेटरी और पानीपत के DC सहित 6 अधिकारियों को हाईकोर्ट की अवमानना का लीगल नोटिस भेजा है और तत्काल राशन और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। श्रमिक संगठन IFTU प्रांतीय संयोजक PP कपूर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार न तो मजदूरों को राशन दे रही है और न ही उन्हें घर जाने दे रही है। उन्होंने बताया कि बीते 17 अप्रैल को IFTU की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को तत्काल राशन और आर्थिक मदद देने के आदेश किए थे। पानीपत के प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन ना देने व आर्थिक सहायता ना देने के बारे में मजदूर संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन IFTU ने अपने 15 मजदूर साथियों की तरफ से हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, पानीपत की DC और जो गृह सचिव हैं हरियाणा के विजय वर्धन, नोडल ऑफिसर मोहम्मद शाइन, पानीपत की ADC मैडम प्रीति और नगर निगम के कमिश्नर ओम प्रकाश और लेबर कमिश्नर हरियाणा पंकज अग्रवाल को लीगल नोटिस भिजवाया है और इनको चेतावनी दी है कि अगर पानीपत के मजदूरों को तत्काल जो है सूखा राशन और जो है आर्थिक सहायता ना दी गई तो इनके खिलाफ माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो 17 अप्रैल के आदेश हैं
उनकी अवमानना के जुर्म में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इनको दंडित कराया जाएगा। 17 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट ने मजदूर संगठन इफ्टू की तरफ से की जो याचिका थी, जनहित याचिका, उस पर आदेश किए थे हरियाणा सरकार को कि सभी मजदूरों को राशन दिया जाए व आर्थिक सहायता दी जाए। हमने इसके बारे में मजदूर संगठन इफ्टू की तरफ से पानीपत के करीब 4000 मजदूरों की लिस्टें जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार के तमाम अधिकारियों को सौंपी थी। उसमें इन्होंने कुछ लोगों को तो पहले मजदूरों को राशन दिया, लेकिन उसके बाद वो राशन 1 हफ्ते में निपट गया, तो उसके बाद ना तो इन्होंने राशन दिया और ना ही किसी किस्म की कोई आर्थिक सहायता दी। हरियाणा सरकार मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है, ना तो उनको सूखा राशन दे रही है, ना ही उनको कोई आर्थिक सहायता दे रही है और ना ही उनको घर जाने दे रही है। इतना जुल्म जो है आज तक आजाद हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। तो ये हमने अपने लीगल एडवाइजर जो है, एडवोकेट जो है संजीव यादव की तरफ से नोटिस भिजवाया है आज इनको ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा इन सभी 6 अधिकारियों को। उनको कहा है कि तत्काल पानीपत के मजदूरों को राशन दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए जो हर हफ्ते की जो घोषणा कर रखी है, नहीं तो इनके खिलाफ महामारी कानून 2005 और जो है इसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 1860 और इसके अलावा जो है महामारी कानून 1893 के सेक्शन 3, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51, 55 और 56 के तहत इनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया। हरियाणा में सिरसा के लिए राहत की खबर है। नागरिक अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। दोनों नांदेड़ से लौटे थे, वहां से लौटते ही सैंपल इनके लिए गए थे जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब लगभग 14 दिनों के बाद दोनों श्रद्धालुओं की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद दोनों श्रद्धालुओं को नागरिक अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। नागरिक अस्पताल में सिरसा के डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान, सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन सहित अस्पताल के कोविड-19 स्टाफ ने ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। और गौरतलब है कि सिरसा में नांदेड़ से कुल 18 श्रद्धालु आए थे जिनका कोविड-19 टेस्ट करवाया गया था। तो वहीं सोनीपत की बात कर लेते हैं। देश में कोरोना के चलते करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन है और अर्थव्यवस्था की रेल बेपटरी हुई पड़ी है। इसका प्रभाव देश की जनता के लिए अन्न उगाने वाले किसानों पर भी पड़ा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में किसान कंवल सिंह चौहान देश के उन चुनिंदा किसानों में से एक है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा चुका है, लेकिन उनको भी इस कोरोना काल में लाखों का नुकसान हुआ है और पीएम के आर्थिक राहत पैकेज से उन्हें भी उम्मीद है कि कोई राहत किसानों को मिलेगी। किसानों की फसल भी अच्छे दामों में नहीं बिक रही है क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में अधिकतर कोरोना के मरीज सब्जी मंडियों से निकल कर आ रहे हैं, तो किसानों के सामने भी समस्या आन खड़ी हुई कि वो अपनी फसल कहां लेकर जाएं। लेकिन सोनीपत के गांव अटेरना के रहने वाले पद्मश्री अवार्डी कंवल सिंह चौहान लगातार कई सालों से बेबीकॉर्न और मशरूम की खेती करते हैं और सभी फसलों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अभी बेबीकॉर्न की खेती हम कर ही रहे हैं 1998 से, तो बेबीकॉर्न का आप शायद देख रहे हैं कि बेबीकॉर्न का खड़ा है। इसके अलावा घिया की खेती है, ककड़ी की खेती है, मशरूम की खेती है, तो मुख्य रूप से अभी यही खेती यहाँ चल रही है। क्या बेबीकॉर्न विदेशों में सप्लाई करती हैं? हाँ, बेबीकॉर्न विदेशों में जा रहा है। पिछले 5 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु अभी लॉकडाउन के कारण बीच में बंद हो गया था, अब दोबारा शुरू हो गया है। तो जब भी फ्लाइट मिलती है तो बेबीकॉर्न लंदन जाता है। लॉकडाउन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ, लॉकडाउन में दिक्कत आई थी, फ्लाइट बंद होने के कारण जाना बेबीकॉर्न जाना लंदन में बंद हो गया था, अब दोबारा से शुरू हो गया है। फिर जो बीच में बंद हुआ, जैसे कई बार नहीं जाती, उसको स्टॉक खराब होता है या क्या करती है उसको? हमारे पास कोल्ड स्टोर है, छोटे छोटे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं और साथ में फिर कैनिंग यूनिट भी है, तो उसको डब्बा बंद कर लेते हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है 2 साल की। अच्छा, मशरूम की बात करें, जो मशरूम भी आपने उगा रखी है, किस तरह से, जैसे मंडी आज़ादपुर मंडी में कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद मंडी को बंद कर दिया गया है, उसके बाद दिक्कत कितनी आ रही है इसमें? मंडी बंद आने से दिक्कत तो ही है जी। जो मिनिमम रेट पे जो प्रोसेस करते हैं, डब्बा बंद करते हैं मशरूम को, फिर तो हमने अपना डब्बा बंद करना शुरू कर दिया। परंतु जो मंडी में अप्रैल के महीने में 250 रुपये किलो के रेट मिलते थे शादियों के सीजन में, वो नहीं मिले। इससे मशरूम ग्रोवर को नुकसान तो हुआ ही है। हरियाणा में सोनीपत के खरखोदा में गोदाम से शराब गायब होने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा संज्ञान लिया है और एक एसआईटी का गठन किया है। लेकिन जब इस मामले में गहनता से जांच शुरू हुई तो
दर प्रतिदर नए खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा और नया हुआ है। खरखोदा थाने में अवैध शराब के एक मामले में शराब गायब मिली और जब शराब के बारे में गहनता से जांच की गई तो पता चला कि शराब नगर पालिका में ही मिट्टी के नीचे दबाई गई है। हालांकि अभी तक काउंटिंग पूरी नहीं हुई है और पुलिस कुछ बताने में भी टालमटोल करती हुई नजर आ रही है। सरकार ने खरखोदा में गोदाम से शराब गायब होने के बाद गहनता से जांच की बात की और जल्द रिपोर्ट की बात भी कही है। तो हम चेकिंग कर रहे थे यहाँ पे जो शराब अपने यहाँ पे रखी है, जो हमने पुलिस ने पकड़ी है, उसके बारे में चेकिंग कर रहे हैं। और रजिस्ट्री के अनुसार जो भी हम चेक करते हैं उसमें जो पहले हमने चेकिंग की तो उसमें कुछ बात सामने आई थी, लेकिन 620 नंबर मुकदमे की हमने चेकिंग नहीं की हुई थी। और एमएम ने बताया कि 620 नंबर का उससे पूछताछ की भी कहा रखा है, तो उसने जब बताया कि ये फायर पकड़े वहाँ पे उसने सामान रखा हुआ है। उसमें ये भी सूचना थी भाई मिट्टी में दबी हुई है। तो आज जब हमने उसको चेक किया है तो हम चेकिंग कर रहे हैं, उसमें जो जिसकी मिलेगी वो हम डिटेल बनाएंगे और जिसने इसमें लापरवाही उसे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जमीनी विवाद के चलते हरियाणा में फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते देखते ही मारपीट में बदल गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट से वार किया और उनके परिवार वालों के आभूषण भी दबोच लिए। युवकों ने लोहे की जंजीर और लात घूंसों से हमला किया। मिली जानकारी के अनुसार झगड़े में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। झगड़े में घायल लोगों का आरोप ही दूसरे पक्ष पर 3 महीने पहले मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी क्या नाम बता दीजिए बार उसका जी? आपका? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, क्या है मामला, क्यों जो ये लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है जिसमें आपके बेटे को चोटें आई हैं बहुत ज़्यादा, और क्यों ये कौन लोग हैं जो आप पर इस तरह कर रहे हैं? परिवार के ये जनाब, ये लोग परिवार के ही है। पीछे तो मकान में तरेड़ कर दी, सफ़ेद उंगे को मैं सफ़ेदी करवा रहा, वो मंजूर भेजा जनाब मैंने, भैया इसकी दराज भर दे और सफ़ेदी कर। उस मंजूर गेट तक पहुंचा, उसके तक ये लौंडा के जब मारने को उसने शुरू कर दिया। और हमने कि भाई हमें तेरी ज़मीन पर हम कब्जा नहीं कर रहे थे, नहीं हमारी पे कब्जा कर रखा है, हम तो अपनी ज़मीन की अपनी मकान की रिपेयर करवा रहे हैं, भाई ऐसा मत करे। दबंग है, हथियार रखता है, उसका एक जवाई वकील है और झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है इस पर 420 का 3 दफ़ा लग रही है उसमें। आपने मामला दर्ज कराया हुआ है पुलिस में, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। कितने पुराना मामला, कितने समय हो चुका? 3 महीना 3 तारीख है, 13 तारीख है आज। 3 महीना 13 दिन हो गया। सुनील जी, क्या हुआ है आज आपके साथ, क्यों मार पीटाई हुई है, क्यों वहाँ तक आई है? मैं मिस्त्रियों को वे द्वार दिखाने गया था, कहने लगा यहाँ द्वार चिनाई हुए नहीं होएगी। छोटा लड़का आया, मैं इनकी पहले तो ईंटा मारी मेरे पैर में, फिर जाएगा चैन मारी, इसके छोटे लड़के ने बड़े लड़के दोनों कूद गए मुझे। फिर ऋषि ने पीछे से ईंटा मारी, तीनों ने पकड़ लिए मैं पीछे से। फिर भाई आया, भाई के कूद गए, पापा फेंक के मारे, मेरी घरवाली पाइज है, इसका कूला एम्स में गिरा हुआ है, वो धक्का मारा। मेरी भाभी आई, भाभी चैन वैन पैर रख के फेंकते पड़े। वो कितने लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया? 4 लोग थे, और हम भी 4 थे। अच्छा, किस बात को लेके आपका विवाद चल रहा है? इस जमीन के ऊपर विवाद चल रहा है, हमारी जमीन कब्जा रखा है इसने। उन्होंने? कौन लोग हैं वो? हमारे ताऊ का लड़का ऋषि पाल। शिकायत भी की हुई है उसके बावजूद? इसके शिकायत भी काफ़ी करी हुई है हमने, बहुत शिकायतें विंडो को सब पे लगाई हुई है। क्या चाहते हैं आप? हमारी ज़मीन पर कब्जा छोड़ दे और कुछ नहीं चाहते, नहीं तो हम जैसे आप पुलिस को कंप्लेंट करने जाते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं होती। इसका जवाई है, वो वकील है, अपने जवाई को ले आता है, पैसा का वो दिखाता है, पैसा हाँ दबंगी दिखाता है, हथियार दिखा देता है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ जंग में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। म्यांमार ने 22 आतंकी सौंपे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल की इस अभियान में अहम भूमिका बताई जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकियों को विशेष विमान से पहले इम्फाल लाया गया और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और म्यांमार ने 22 आतंकी भारत को सौंपे हैं। ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है, भारत को मिली है और एनएसए अजीत डोभाल की इस अभियान में अहम भूमिका रही है। आतंकियों को विशेष विमान के जरिए इम्फाल लाया जा रहा है। आतंक के खिलाफ जंग में भारत की ये बड़ी कामयाबी।
22 आतंकी म्यांमार ने सौंपे हैं भारत सरकार को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल की इस अभियान में अहम भूमिका रही है। एनएसए अजीत डोभाल लगातार अहम कदमों में इनका योगदान रहता है और अब एक बार फिर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जब 22 आतंकी भारत को सौंपे गए हैं म्यांमार की तरफ से। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।